हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की। और नोट्स की बात करें तो नोट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं, एक एक करके सारी बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत जो बातें हमें पढ़नी है, इंडियन पॉलिटी की बात कर ली जाए, भारत के संविधान की बात कर ली जाए, तो देखिए संविधान की अगर हम बात करें तो संविधान एक दिन में बनकर तो तैयार हुआ नहीं है। ठीक है, संविधान बनने की जो प्रक्रिया है काफ़ी लंबी है। ठीक है, तो जो संविधान बनने की प्रक्रिया है, जो संविधान बनने की पृष्ठभूमि है, सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात कर लेते हैं, उसके बाद संविधान बनने की बात करेंगे। जैसे संविधान सभा का निर्माण होगा, उसके बाद संविधान सभा में बहुत सारे लोग होते हैं, काफ़ी दिनों तक काम चलता है। देखिए 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक काम चलता है, उसके बाद हमारा संविधान जो है बनकर तैयार होता है। ठीक, लेकिन इसके पहले संविधान की जो पृष्ठभूमि तैयार होती है, जो ब्रिटिश शासन होता है, इसके अंतर्गत देखिएगा बहुत सारे रेगुलेशन आएंगे, बहुत सारे एक्ट्स आएंगे। ठीक, तो उनकी बातें सबसे पहले कर लेते हैं, जिसको हम भारत के संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भारत के संवैधानिक विकास की। हालांकि आपने हिस्ट्री में भी ये सारी बातें पढ़ी होंगी, लेकिन चलिए एक बार जल्दी से भारत के संवैधानिक विकास की बात कर लेते हैं। यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, और उसके बाद हम पॉलिटी की जो मुख्य बातें हैं उनमें इंटर कर जाएंगे। ठीक है, तो देखिए भारत के संवैधानिक विकास की बात कर ली जाए तो भारत का संवैधानिक विकास जो है, इनको मुख्यतः हम 2 भागों में कैटेगराइज करके देखते हैं। एक तो कंपनी के अंतर्गत जो भी शासन होता है, जो भी प्रशासन होता है, कंपनी के अंतर्गत जो भी रेगुलेशन आते हैं, एक्ट्स आते हैं, तो उनको एक साथ पढ़ लेते हैं। उसके बाद 1857 की क्रांति जब होती है, उसके बाद देखिएगा कि पूरा का पूरा जो शासन प्रशासन है वो क्राउन के हाथों में ले लिया जाता है कंपनी से। ठीक है, तो ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भी अधिनियम आएंगे, जो भी एक्ट्स आएंगे, ये आप देखेंगे 1858 से ही आने लगेंगे। 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद से पूरा का पूरा जो प्रशासन है वो कंपनी से लेकर किसके हाथों में चला जाता है? ये ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है पूरा प्रशासन। ठीक है, ये बात समझ पा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी के अंतर्गत जो भी अधिनियम है, जो भी रेगुलेशन आते हैं, उनकी बात करते हैं। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि आखिर कंपनी पर रेगुलेशन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए, आपको पता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है व्यापार करने के लिए। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये अधिकार दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन की तरफ से कि वो भारत में जाए, और मतलब ईस्ट में जाए और व्यापार करे, मुख्य रूप से भारत में। ठीक है, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा है और सरकार को भी काफ़ी फ़ायदा है। लेकिन होता क्या है, देखिएगा कि 1757 में 1757 से लेकर 1757 में आपको पता है कि बंगाल का जो गवर्नर है वो कौन बनता है? रॉबर्ट क्लाइव की बात कर लीजिए। यहाँ पर देखिएगा 1757 से लेकर 1773 तक, जब तक ये रेगुलेटिंग एक्ट नहीं बनता है। ठीक है, 1757 से 1773 के बीच में आप देखिएगा कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं, कंपनी के जो अधिकारी हैं, ये व्यापार करते हैं और निजी व्यापार भी करते हैं। निजी व्यापार की भी इनको छूट होती है। ठीक है, गिफ्ट लेते हैं, रिश्वत लेते हैं। ठीक है, खूब लूटपाट करते हैं भारत में। लेकिन ये जो पैसा होता है कंपनी के अधिकारियों के पास ही रह जाता है। ठीक है, कंपनी के कर्मचारी ही अपने पास रखते हैं, निजी व्यापार भी करते हैं। ठीक, इस जिससे होता क्या है कि सरकार को इससे फ़ायदा कुछ होता नहीं है। और वहाँ पर जो इंग्लैंड में, ब्रिटेन में जो लोग देखते हैं इनको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग होते हैं, काफ़ी मालामाल होकर वहाँ जाते हैं। ठीक है, तो ये देख कर लगता है सरकार को कि कंपनी के अंदर रेगुलेशन की आवश्यकता है, ताकि जो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर भेजा गया है व्यापार करने के लिए, तो उससे सरकार को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो सरकार को लगता है कि इससे तो हमें कोई फ़ायदा है नहीं, कंपनी पर रेगुलेशन की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहीं से रेगुलेशन की शुरुआत होती है। तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर बात कर ली जाए, रॉबर्ट क्लाइव पर देखिएगा आगे यहाँ पर 1773 जब ये रेगुलेटिंग एक्ट आता है, तो इस समय देखिएगा जो बंगाल का गवर्नर जनरल बनेगा वो बनेगा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा भी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है क्लाइव पर। हालांकि वॉरेन हेस्टिंग्स पर भी बाद में आरोप लगते हैं, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव पर यह आरोप लगाया जाता है, और करप्ट होते भी हैं उस टाइम। 1757 से लेकर 1773 के बीच में आप देखिएगा कि कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, जो गवर्नर होता है, ये निजी फ़ायदा के लिए, खुद के फ़ायदा के लिए काम करते हैं। काफ़ी करप्शन होता है।
कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं ये निजी व्यापार भी करते हैं, रिश्वत लेते हैं, गिफ्ट लेते हैं, ठीक है। तो इन पर रेगुलेशन की आवश्यकता पड़ती है, तो ब्रिटिश सरकार की तरफ से रेगुलेशन एक्ट जारी किया जाता है, एक्ट पारित किया जाता है 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें क्या हो जाएगा कि कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण यहाँ से शुरू हो जाएगी, ठीक है। मैंने आपको जो कहानी बताई है, कहानी से आप ये इन बातों को समझ पा रहे होंगे। और देखिए आप यहाँ पर दो बातें दिमाग में सेट कर लीजिए, देखिएगा कि इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द मैक्सिमम बातें घूमती हुई नजर आएंगी। एक तो ध्यान रख लीजिए, कंपनी का आपको पता है कंपनी का मुख्य रूप से काम क्या था, शुरुआत में ट्रेड करना, ठीक है, और एक प्रशासन। दो बातें आप ध्यान रख लीजिए। होता क्या है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, व्यापारिक अधिकार है, इसको धीरे धीरे कम करना शुरू किया जाएगा, धीरे धीरे कम करना शुरू किया जाएगा और कंपनी को प्रशासनिक कार्यों में लगाना शुरू किया जाएगा, प्रशासनिक कार्यों की तरफ ढकेलना शुरू किया जाएगा कंपनी को। तो दो बातें आप ध्यान रख लीजिए, एक तो ट्रेड व्यापार और दूसरा प्रशासन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो ये मैंने आपको बता ही दिया कि कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण की शुरुआत हो जाती है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद ये देखिएगा कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं इनको निजी व्यापार, ठीक है, निजी व्यापार एवं जो भारतीय होते हैं, भारतीयों से उपहार लेना, रिश्वत लेना, इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं ये निजी व्यापार नहीं कर सकते थे, अब इनको सरकार के लिए काम करना है, मतलब कंपनी के लिए काम करना है और कंपनी पर सरकार का कंट्रोल धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि जो बम्बई, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी होती है, 3 प्रेसिडेंसी होती है उस समय, देखिएगा जैसे मान लीजिए ये भारत हो गया, भारत का ये दक्षिण वाला इलाका, तो यहाँ पर देखिएगा ये यहाँ पर पूरब में ये कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, यहाँ पर इधर यहाँ देखिएगा बम्बई प्रेसिडेंसी है और यहाँ पर मद्रास प्रेसिडेंसी है। तो ये जो दोनों प्रेसिडेंसी है, दोनों प्रेसिडेंसी को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है। तो इस तरह से मद्रास एवं जो बम्बई प्रेसिडेंसी होती है इनको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से देखिएगा कि जो बंगाल का गवर्नर होता है, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जाएगा, मतलब मुख्य जो फैसला लेना होगा ये लेगा कौन, कलकत्ता प्रेसिडेंट, बंगाल का गवर्नर जनरल। हालांकि इमरजेंसी की स्थिति में मद्रास का जो गवर्नर है या फिर बम्बई का जो गवर्नर है ये फैसले ले सकते थे आपात स्थिति में, लेकिन इनको या इस एक्ट के अंतर्गत देखिएगा कि मद्रास एंड जो बम्बई प्रेसिडेंसी है इनको कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर बंगाल का जो पहला गवर्नर होता है ये कौन होता है, रॉबर्ट क्लाइव। और यहाँ पर देखिएगा इस एक्ट के बाद जो बंगाल का गवर्नर होता है उसको क्या बना दिया जाता है, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। और देखिएगा इसी एक्ट के तहत बंगाल में यहाँ पर देखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी कलकत्ता में 1774 में, 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। देखिए नाम के लिए मतलब लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, भारत में तो ये सर्वोच्च ही था, लेकिन यहाँ अपील करने के लिए आप ब्रिटेन में प्रिवी काउंसिल थी, वहाँ पर अपील की जा सकती, मतलब वो सर्वोच्च थी प्रिवी काउंसिल, ठीक है, लेकिन ये नाम में लगा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय, भारत में ये सर्वोच्च था। तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसलिए की जाती है ताकि कोई भी न्यायालय का काम आपको पता है, कोई भी भ्रष्टाचार होता है या फिर मान लीजिए भारतीयों के साथ कोई अन्याय होता है तो ये वो न्यायालय जा सकते हैं, तो इस पर्पज़ से ये स्थापना की जाती है। और जो कर्मचारी थे इनके, कंपनी के कर्मचारी थे, गवर्नर की बात कर ली जाए, भ्रष्टाचार में पहले लिप्त थे, ये सारी बातें ब्रिटेन तक पहुंची थी, तो ये भी एक बात होती है जिसकी वजह से सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा, हालांकि देखिएगा कि जो ये वॉरेन हेस्टिंग्स होता है, वॉरेन हेस्टिंग की बात कर ली जाए तो इस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। हालांकि इसने रॉबर्ट क्लाइव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स पर भारत के 3 लोग होते हैं, आपको पता होगा। बंगाल का जो नवाब होता है मीर कासिम, उसके दरबार में 3 लोग होते हैं। एक तो चैत सिंह, ठीक है, चैत सिंह, उसके बाद घसीटी बेगम,
और एक नाम आपने सुना होगा, ये नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा, नंद कुमार। तो इनके द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स पर ये आरोप लगाया जाता है, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, और ये बात पहुंचा दी जाती है इनके द्वारा ब्रिटिश पार्लियामेंट तक ये बात पहुंच जाती है। तो देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय में जब ये बात जाती है ना, सर्वोच्च न्यायालय में ये बात जाती है, तो जो वॉरेन हेस्टिंग्स होता है, ये इसका जो मुख्य न्यायाधीश होता है ये सर एलिजा इम्पे, ठीक। तो सर एलिजा इम्पे जो होता है ना, एलिजा इम्पे से ये सेटिंग कर लेता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक। जब सेटिंग कर ली जाती है वॉरेन हेस्टिंग्स और सर एलिजा इम्पे में, तो आप समझ ही सकते हैं कि फ़ैसला क्या आया होगा। उल्टा चैत सिंह, घसीटी बेगम, नंद कुमार, उल्टा इनको फंसा दिया जाता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो पहली न्यायिक मौत होती है, मैंने बार बार ये नाम आपने सुना होगा नंद कुमार का, तो पहली न्यायिक मौत यहीं पर होती है, इनको फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, चैत सिंह, घसीटी बेगम, नंद कुमार, ठीक है। तो पहली न्यायिक मौत की बात आएगी तो ये नाम आप ध्यान रख लीजिएगा, ये आपने बार बार कहीं पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट में भी बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे देख ही रहे हैं यहाँ पर सेटिंग कर लेता है ये वॉरेन हेस्टिंग्स, किससे? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से। तो यहाँ पर देखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय, मतलब जो कमियां होती हैं ना इसमें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, इन कमियों को दूर करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट आता है। और हाँ, एक और बात आप ध्यान रख सकते हैं, जो बंगाल का, चूँकि इसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, ठीक है। और तीनों प्रेसिडेंसी जो है ये मद्रास एंड दोनों प्रेसिडेंसी मद्रास एंड बम्बई, ये इनके अधीन आ जाती है बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत। तो चूँकि काम बढ़ेगा बंगाल के गवर्नर जनरल का, तो इसकी सहायता के लिए इसकी एक काउंसिल बनाई जाएगी, 4 लोगों की काउंसिल बनाई जाएगी, हालांकि सहायता के लिए भी और कंट्रोल करने के लिए भी बंगाल के गवर्नर जनरल पर, ताकि कोई अपने से खुद ही फैसला, कोई ऐसा फैसला ना ले ले जिससे ब्रिटिश जो सरकार है उनको ही नुकसान हो जाए, ठीक है। तो असल में जो ये काउंसिल बनाई जाती है सरकार के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा, बंगाल के गवर्नर जनरल पर भी कंट्रोल रखने के लिए, ठीक है। तो 4 लोगों की काउंसिल होती है और उनमें बहुमत से फैसला लिया जाता था, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट होता है, इनमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं, जैसे ये कमी मैंने आपको बता ही दी है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, इसी के साथ सेटिंग कर लेता है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है। तो ये कमी है। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका जो है, इनको अलग करने का प्रयास किया जाएगा। जैसे आप भारत के संविधान में अनुच्छेद 50 में, अनुच्छेद 50 आप जानते होंगे, अनुच्छेद 50 जो है, आर्टिकल 50 जो है, कार्यपालिका एंड न्यायपालिका की शक्तियों के पृथक्करण की बात करता है। वैसे ही यहाँ पर देखिएगा जो सर्वोच्च न्यायालय है, अर्थात जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका और जो कार्यपालिका होती है, अर्थात गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, इनका जो काम है, अर्थात कार्यपालिका का जो काम है, ठीक है, न्यायपालिका एंड कार्यपालिका, इनको अलग अलग करने का प्रयास किया जाएगा, इनके पृथक्करण की बात की जाएगी 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने बता ही दिया है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के उद्देश्य से ये एक्ट लाया जाता है। और पहली बार यहाँ पर देखिएगा, याद रख लीजिएगा, कार्यपालिका एंड जो न्यायपालिका है, इनकी अधिकारिता में पृथक्करण किया जाता है, अलग अलग किया जाता है। और ये चूँकि आपको रीजन पता होगा, ये कहानी आपको पता होगी, तो इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं कि 1781 में ये काम किया गया होगा। हालांकि देखिएगा कि पृथक्करण तो कर दिया जाता है, लेकिन गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है, गवर्नर जनरल की परिषद को सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्ति प्रदान की जाती है, इनको, गवर्नर जनरल की परिषद को। और इसके अंतर्गत देखिएगा, इससे आप समझ पाएंगे, इसके अंतर्गत देखिएगा कि ये कर दिया जाता है कि जो न्यायालय है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय पर ये रोक लगा दी जाती है कि कंपनी के कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी अगर कंपनी के कर्मचारी ने सरकारी अधिकारी के रूप में कार्य किया है, ठीक है। सरकारी अधिकारी के हैसियत से अगर कंपनी के कर्मचारी ने काम किया है कोई, तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है, मतलब सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से उसको बाहर कर दिया गया, ठीक है। ये बात आप समझ लीजिए, इससे आप समझ सकते हैं कि गवर्नर जनरल की परिषद को ज़्यादा शक्ति दी जाती है सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, हाँ, गवर्नर जनरल की परिषद जो है, इसमें जो लोग होते हैं, लोग ऑब्वियस सी बात है, 4 जो लोग होते हैं, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए भी होते हैं और कंट्रोल भी बनाए रखने के लिए होते हैं। लेकिन आगे देखिएगा,
और नहीं, सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट की बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। हाँ, उसके बाद कुछ एक ये तो कमियां कुछ दूर हुई, मतलब उनके लिए कमियां दूर हो रही है, हमारे लिए तो क्या ही हो रही हैं, उनके लिए कमियां दूर हो रही हैं। तो उसके बाद बाकी जो कमियां होंगी यहाँ पर देखिएगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बाकी कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा इस एक्ट के तहत, 1784 के तहत। यहाँ पर देखिएगा आप कि कंपनी के जो राजनीतिक और व्यापारिक कार्य होते हैं, ठीक है, इनको अलग अलग करने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ पर देखिएगा कि जो कार्यपालिका है, गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, उनका जो काम है उनको, और जो ये न्यायपालिका है, इनके शक्तियों में पृथक्करण किया जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कंपनी की बात कर ली जाए तो कंपनी का जो राजनीतिक काम है, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक जो काम है, इनको अलग अलग करने का प्रयास किया जाएगा। समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो यहाँ पर इस एक्ट के तहत वहाँ से धीरे धीरे प्रशासन को बढ़ाया जा रहा है, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, और कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है उसको धीरे धीरे कम करने का प्रयास किया जाएगा, ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी का जो राजनीतिक मामलों के लिए यही इसी एक्ट के तहत एक नियंत्रण बोर्ड अर्थात बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाएगी, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो लोग होंगे वो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। ब्रिटिश क्राउन के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, ठीक है। इसमें कितने सदस्य थे, 6 सदस्य थे। ये कहाँ बैठते थे, इंग्लैंड में ही बैठते थे, ठीक है। तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है, और कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को यहाँ पर अलग अलग किया जाएगा। और व्यापारिक कार्यों को जो देखने वाले होते हैं, ये कौन होते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, व्यापारिक कार्यों को कौन देखता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बात कर ली जाए तो जो कंपनी के प्रमुख संस्थापक होते थे, प्रमुख संस्थापक में जो लोग होते थे वही होते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक कार्यों के लिए इस एक्ट के तहत देखिएगा एक बोर्ड का गठन किया जाता है जिसका नाम होता है नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर देख रहे हैं, राजनीतिक प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है, और ऊपर से कंट्रोल भी बनाया जा रहा है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, और प्रशासन को यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया जाएगा। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है इस एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों की देखरेख के लिए। और उसके बाद देखिएगा कि पहली बार, मतलब जो कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जो भी क्षेत्र होते हैं भारत में, उन क्षेत्र को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ से राजनीति शुरू हो रही है, देख रहे हैं। तो कंपनी के अधीन जो क्षेत्र हैं, इनको सबसे पहले ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा जाता है। किस एक्ट के तहत, 1784 के तहत। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति हालांकि अपनाई जाती है। यहाँ पर कंपनी का जो व्यापारिक काम है और जो राजनीतिक काम है, इनके लिए अलग अलग बोर्ड की स्थापना की जाती है। व्यापारिक काम के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और राजनीतिक काम के लिए ये याद रख लीजिएगा, यहाँ पर इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया है, ठीक। चलिए, उसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ, 1784 के बाद आप देखिएगा, यहाँ पर देख रहे हैं, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल का जो परिषद है, यहाँ पर गवर्नर जनरल जो होता है पूरी तरह से, मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है। हाँ, गवर्नर जनरल की जो परिषद है ये सुप्रीम कोर्ट से अधिक शक्तिशाली है, ये तो ठीक है, लेकिन गवर्नर जनरल अपने आप में पूरी तरह से शक्तिशाली नहीं महसूस कर रहा है। मतलब वो सारे फैसले नहीं ले सकता है, वो अकेले फैसले नहीं ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, जब कॉर्नवालिस को बोला जाएगा अगला गवर्नर जनरल बनने के लिए, तो कॉर्नवालिस को अधिक शक्ति चाहिए होती है, उसको चाहिए होती है फुल इज्जत। तो स्पेशली उसके लिए एक अधिनियम लाया जाता है 1786 का एक्ट, 1786 का, इसमें लिखा नहीं है मैंने, बस आप ध्यान रख लीजिए, स्पेशली कॉर्नवालिस के लिए 1786 का अधिनियम, ठीक है। 1786 के अधिनियम के अंतर्गत देखिएगा किया क्या जाता है कि जो गवर्नर जनरल होता है ना, गवर्नर जनरल को ये पावर दे दिया जाता है, गवर्नर जनरल को ये पावर दे दिया जाता है कि किसी इमरजेंसी की स्थिति में, आपात स्थिति में वो फैसला ले सकता है। और गवर्नर जनरल का जो ये काउंसिल है, ठीक है, जो ये गवर्नर जनरल की जो ये परिषद है,
परिषद के फैसले को खारिज कर सकता है, खुद से फैसले ले सकता है। परिषद का जो फैसला होता है उसको खारिज कर सकता है, ओवरराइड कर सकता था। और क्या किया जाता है 1786 एक्ट के द्वारा? 1786 एक्ट के द्वारा एक और काम कर दिया जाता है कि गवर्नर जनरल जो होता है, गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ बना दिया जाता है, मुख्य सेनापति बना दिया जाता है। ठीक, तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। जैसे वर्तमान में जो सेना का मुख्य सेनापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। तो आप गवर्नर की बात करें 1793 से, आप देखिएगा कि जो गवर्नर जनरल का काम होता है राष्ट्रपति के जैसा ही हो जाता है। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए काम करता है, ब्रिटिश क्राउन के लिए काम करने लगता है। ठीक है। और उसके बाद बात कर लेते हैं चार्टर एक्ट 1793। 1773 की बात कर लीजिए तो 20 वर्ष के लिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाया जाता है। उसके बाद 1793 में कंपनी के अधिकार को, व्यापारिक जो एकाधिकार होता है उनको 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये हुआ कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, मतलब भारत या फिर पूर्व के साथ जो व्यापार है केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही कर सकती है। व्यापारिक एकाधिकार का मतलब ये हुआ मोनोपोली। तो कंपनी के अधिकारों को, व्यापारिक एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो होता है, जो नियंत्रण बोर्ड होता है, इसके खर्चे कहाँ से जाते हैं, कहाँ से दिए जाएंगे? भारतीय राजस्व से। ठीक, तो ये एक्ट में प्रमुख बातें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। आगे हम बात करते हैं। हाँ, एक और बात आप ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर चूँकि प्रशासन धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, प्रशासनिक कार्यों को बढ़ाया जा रहा है भारत में, तो प्रशासनिक कार्यों के लिए लोग भी चाहिए, सेना चाहिए, पुलिस चाहिए, सिविल सेवक चाहिए। तो देखिएगा कि 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा 21 अप्रैल 1793 को सिविल सेवा की स्थापना की जाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ठीक है, इसीलिए आप पढ़ते होंगे हिस्ट्री में कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813। चार्टर एक्ट 1813 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर भी देखिएगा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है, ठीक है, इसको समाप्त करने का प्रयास किया जाएगा, इसको समाप्त किया जाएगा, आंशिक रूप से यहाँ समाप्त कर दिया जाता है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, लेकिन चाय के साथ और चाइना के साथ, चीन के साथ व्यापार की अगर बात कर ली जाए तो चाय के साथ और चीन के साथ अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी। ठीक है, मतलब चाय के साथ और चीन के साथ व्यापारिक एकाधिकार समाप्त नहीं किया जाता है, बाकी जो व्यापारिक एकाधिकार होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का वो समाप्त कर दिया जाता है। तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, पूर्णतः समाप्त किया जाएगा 1833 में और आंशिक रूप से समाप्त किया जाता है 1813 में। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करने का रीज़न भी है, एक तो कंपनी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रशासन की तरफ धकेला जा रहा है, और दूसरा ये कि ब्रिटेन में और भी लोग हैं जो व्यापार करना चाह रहे हैं, और भी कंपनियां हैं जो व्यापार करना चाह रही है, तो उनके लिए भी भारत का रास्ता खोला जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप दो बातों पर ध्यान रख लीजिए, शुरू में भी मैंने आपको बता दिया है, एक तो ट्रेड व्यापार और एक प्रशासन। ठीक है, तो चूँकि यहाँ पर देखिएगा प्रशासन को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिएगा कि चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाएगा, मतलब इनको और प्रशासन की तरफ ढकेला जाएगा। तो यहाँ पर जब प्रशासन की तरफ ढकेला जा रहा है, प्रशासनिक कार्यों को बढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारी भी चाहिए, लोग भी चाहिए, और कर्मचारी जो चाहिए उनको इंग्लिश भी आनी चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी जो होती है ये अंग्रेज़ों की भाषा होती है। इसके लिए क्या जाता है इस एक्ट के द्वारा कि प्रयास तो ये होता है कि जो भारत के लोग हैं ये पढ़ें, लेकिन अंग्रेजी पढ़ें, अंग्रेजी भी पढ़ें, और साथ ही साथ जो पढ़े लिखे लोग आए भारत से वो अंदर से क्या हो, देखिए बाहर से तो भारतीय हो, तन से भारतीय हो, लेकिन मन से क्या हो, अंग्रेज हो। ये इनका प्रयास होता है। इसके लिए ये क्या करते हैं कि जो ईसाई मिशनरी होते हैं, ईसाई धर्म के प्रचार करने वाले, उनको भी एंट्री दे दी जाती है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ताकि वो यहाँ पर आएँ और ईसाई धर्म का प्रचार करें,
अंग्रेजी भाषा का भी प्रचार मतलब अंग्रेजी भाषा का भी विस्तार करें। हालांकि देखिएगा कि अंग्रेजी भाषा के प्रसार के लिए ही शिक्षा पर पहली बार खर्च का प्रावधान किया जाएगा। पहली बार यहाँ पर देखिएगा भारतीय शिक्षा पर खर्च का प्रावधान किया जाएगा, लेकिन इनका मोटिव जो होता है, इनडायरेक्ट जो मोटिव होता है वो होता है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। इसकी वजह से देखिएगा 1833 में यहाँ की राष्ट्रभाषा बन जाती है अंग्रेजी। ठीक है। हाँ, तो पहली बार भारतीय शिक्षा पर खर्च का प्रावधान किया जाएगा प्रतिवर्ष 1 लाख रुपये का, और ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी जाती है। अब यहाँ से ईसाई मिशनरी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को छूट दे दी जाती है यहाँ पर धर्म के प्रचार के लिए भारत में। तो यहाँ से आप ये बात समझ गए होंगे। देखिए, यह शिक्षा की अगर बात कर ली जाए तो इनका मुख्य रूप से जो टारगेट होता है अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार। भारतीय पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, और साथ ही वो तन से तो भारतीय रहे लेकिन मन से क्या हो, अंग्रेज पैदा हो। ठीक है, अंग्रेज बने। तो इसके लिए ईसाई मिशनरियों को भी छूट दे दी जाती है ताकि वो ईसाई धर्म का यहाँ पर आकर प्रचार करें और ये बताएं कि भारतीयों से वो क्यों श्रेष्ठ हैं। ठीक है। तो ये जो दोनों ये काम देख रहे हैं, दोनों ये काम किया जाता है, ये असल में इसलिए किया जाता है ताकि भारतीय तन से अंग्रेज बने, तन से भारतीय रहें लेकिन मन से अंग्रेज बने। ठीक है, ताकि इनको प्रशासन में लिया जा सके और प्रशासनिक कार्यों को वो देख सके। तो प्रशासन में लिए जाने का मतलब यही था कि प्रशासनिक कार्यों को देखें, लेकिन ब्रिटिश सरकार के लिए देखें, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए देखें। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात कर ली जाए, अंग्रेजी हुकूमत की बात कर ली जाए, उनका अल्टीमेटली गोल क्या था, भारत को लूटना, भारत का शोषण करना। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश नागरिक जो होते हैं, ब्रिटिश नागरिक भी भारतीय अदालत के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं। उसके बाद चार्टर एक्ट 1833 की बात कर ली जाए, यहाँ देखिएगा फिर 20 साल बाद ये आएगा एक्ट। ठीक है, 1793, फिर 20 साल बाद 1813, फिर 1833 में यहाँ पर होगा क्या, ये महत्वपूर्ण है कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा कि भाई व्यापार छोड़ो और प्रशासन देखो। ठीक है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखिए, कंपनी को केवल राजनीतिक कार्यों का प्रावधान है, व्यापारिक कार्य समाप्त। अब भाई क्या करो, आप प्रशासन देखो। और यहाँ पर देखिएगा चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा भारत का जो प्रशासन होता है, पूरे भारत का जो प्रशासन होता है, उनको केंद्रीकृत करने का प्रयास किया जाएगा, सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के अंतर्गत देखिएगा कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता है, इसको क्या बना दिया जाता है, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल। और पहला जो गवर्नर जनरल होगा वो कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा, हालांकि आपने हिस्ट्री में ये नाम पढ़ा होगा। उसके बाद देखिएगा कि अब तो क्या है, कंपनी का पूरा जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको समाप्त कर दिया गया है पूरी तरह से। अब कंपनी को क्या करना है, प्रशासन देखना है, और पूरा जो प्रशासन है उसको केंद्रीकृत कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है। बंगाल का गवर्नर जनरल अब बन गया है भारत का गवर्नर जनरल। ठीक है, अब यहाँ से ये क्या करेंगे, भारत पर शासन करेंगे, मतलब पूरी तरह से शासन करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए आगे वो अधिनियम लाएंगे, बहुत सारे एक्ट्स बनाए जाते हैं जिनके लिए देखिएगा आप, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया जाता है, कानूनी सदस्य को शामिल किया जाता है। यहाँ पर देखिएगा मैंने लिखा हुआ है, कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य इसलिए लिखा गया है। देखिए, मैं यहाँ पर बताना भूल गया था, ये 1773 में देखिएगा कि गवर्नर जनरल की जो काउंसिल होती है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 लोग होते हैं, गवर्नर जनरल की परिषद में 4 लोग होते हैं। लेकिन 1784 के एक्ट के द्वारा जो 4 लोग होते हैं, 4 लोगों में से एक कम कर दिया जाता है, 3 लोग कर दिया जाता है, 4 से घटाकर 3 कर दिया जाता है गवर्नर जनरल की परिषद में, काउंसिल में 4 के बदले 3 लोग रहेंगे। ठीक है, तो 3 लोग रहते हैं, यहाँ तक 3 ही लोग रह रहे हैं। यहाँ पर 1833 में देखिएगा एक चौथा सदस्य आ जाएगा गवर्नर जनरल की परिषद में, और वो सदस्य जो होगा वो विधि सदस्य होगा, कानूनी जानकार वो होगा। तो पहला जो विधि सदस्य होगा मैकाले, प्रथम विधि सदस्य कौन होता है, लॉर्ड मैकाले। तो ये नाम ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और 1833 में एक एक्ट भी बना दिया जाता है, 1843 में एक एक्ट भी पारित कर दिया जाता है दास प्रथा के लिए कि दास प्रथा गैर कानूनी है। ठीक है,
और यहाँ पर देखिएगा कि चूँकि कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है, इसीलिए बाकी जो ब्रिटिश व्यापारी हैं वो यहाँ पर पहले ही आ रहे थे। यहाँ पर आंशिक रूप से एकाधिकार को समाप्त किया गया था तो यहाँ आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि बाकी व्यापारी जो होते हैं ब्रिटिश व्यापारी, इनको लाइसेंस फ्री एंट्री दे दी जाती है। ब्रिटिश व्यापारियों को लाइसेंस फ्री एंट्री दे दी जाती है, तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं चार्टर एक्ट 1853 की। 1853 की बात कर ली जाए तो इसके अंतर्गत देखिएगा चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा जो गवर्नर जनरल और उसकी जो परिषद होती है उसकी जो विधायी शक्तियाँ होती है, विधि बनाने की शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ और कार्यपालिका की शक्तियाँ, ठीक है, इनको अलग कर दिया जाता है, इनका पृथक्करण किया जाता है। प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया जाता है, ये कार्यपालिका वाला कार्य, प्रशासनिक कार्य को अलग कर दिया जाता है, और विधि बनाने का जो कार्य होता है इनको अलग कर दिया जाता है। तो गवर्नर जनरल की जो परिषद होती है अब इनमें 6 सदस्य होंगे जो विधि बनाएंगे। तो चूँकि विधायिका अब ये चूँकि एक्ट पर काम करना शुरू करेंगे, भारत में प्रशासन के लिए एक्ट पर काम करना ये शुरू कर रहे हैं, ये मैंने आपको यहीं पर बता दिया 33 में ही, ठीक है। यहाँ से ये शुरू करना स्टार्ट कर देंगे। तो विधायी शक्तियों और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग कर दिया जाता है, और यहाँ पर देखिएगा कि विधान परिषद की एक अलग विधान परिषद की स्थापना होगी, ठीक है, जिसमें विधि बनाने का काम किया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की जाती है। और यहाँ पर देखिएगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक कामों को देख रहे थे, अब तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है तो इनकी ज़रूरत है नहीं, तो पूरी तरह से यहाँ पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या नहीं घटाई जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है, जिनमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे, ठीक है। इनका कोई अब विशेष काम तो था नहीं, बस नाम के लिए ये संख्या रखी गई थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या पहले 24 थी, 24 से घटाकर 18 कर दी जाती है, जिनमें 6 सदस्य क्राउन द्वारा मनोनीत किए जाते थे। हाँ, एक और बात ये ध्यान रख लीजिएगा कि जो सिविल सेवकों की भर्ती होती है भारत में, देखिएगा यहाँ पर सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन के लिए ओपन एग्जाम, खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ कर दिया जाता है चार्टर एक्ट 1853 के द्वारा। हालांकि 33 में भी प्रयास किया गया था, 1833 एक्ट में भी, लेकिन सफल नहीं हो पाया था। तो 1853 में सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया जाता है, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। और ये बात तो आप जानते होंगे कि इंडियन सिविल सर्विसेज को पास करने वाले सबसे पहले जो भारतीय होते हैं वो होते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर के भाई होते हैं सत्येंद्र नाथ टैगोर, ये नाम आप जानते होंगे, ठीक है। 1863 में ये एग्ज़ाम पास करते हैं, 64 में ये सेवा में शामिल होते हैं, ठीक। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1857 में 1857 में 1857 की जो क्रांति होगी उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को लगेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगेगा, ब्रिटिश सरकार को लगेगा कि हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो शासन है, प्रशासन है भारत में, जो हमारा रूल है वो समाप्त ना हो जाए, इसके लिए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा डायरेक्ट शासन अपने हाथों में ले लिया जाता है कंपनी से छीनकर, ठीक है। मतलब भारत का जो शासन है, भारत का जो प्रशासन है वो डायरेक्ट अब किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिश क्राउन के हाथ में। पहले इनडायरेक्टली कंपनी के माध्यम से शासन किया जा रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। लेकिन अब क्या किया जाएगा? अब डायरेक्ट जो पूरा का पूरा शासन है, प्रशासन है, ये क्राउन के हाथ में चला जाता है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। तो देखिएगा कि ब्रिटिश ताज के अंतर्गत जो भी अधिनियम होंगे, इसके अंतर्गत पहला आएगा भारत शासन अधिनियम। नाम में ही दिख रहा है भारत शासन, भारत शासन करने वाला अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1858 1858, इसके द्वारा देखिए कि भारत का जो शासन है पूरी तरह से देखिएगा ब्रिटिश ताज के अधीन आ जाता है, कंपनी से लेकर, ठीक है। और इसी एक्ट के अंतर्गत देखिए कि भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, भारत का जो गवर्नर जनरल, अब वो क्या हो जाएगा? वायसराय। और पहला जो वायसराय होता है वो कौन होता है? लॉर्ड कैनिंग। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, चूँकि कंपनी का काम ख़त्म हो गया है, कंपनी से पूरा का पूरा प्रशासन छीन कर पूरा शासन क्राउन के हाथ में आ गया है, तो अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर
और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी तो कोई ज़रूरत है नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इनकी कोई ज़रूरत है नहीं, कंपनी तो है नहीं। तो इनको समाप्त करके इनके स्थान पर भारत सचिव पद का सृजन किया जाता है, जो कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ब्रिटेन में होता है। ठीक है, ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होगा भारत सचिव। ठीक, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा, महत्वपूर्ण बात है। और चलिए उसके बाद बात करते हैं भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात कर ली जाए। और हाँ, यहाँ पर देखिए मुगल सम्राट का जो पद होता है इस अधिनियम के द्वारा वो भी समाप्त कर दिया गया होता है। और 1857 में जब क्रांति होती है तो इससे आप समझ गए होंगे कि भारत के लोग भी धीरे धीरे अब समझदार हो रहे थे, उनको भी लग रहा था कि ये हमें लूट रहे हैं। ठीक है, और पढ़ना भी इन्होंने शुरू कर दिया था। हालांकि अंग्रेज़ों का पर्पस जो था, अंग्रेज़ों का जो मोटिव ये था कि इनको पढ़ाया जाए, ये अंग्रेजी पढ़ें और तन से भारतीय हों लेकिन मन से अंग्रेज पैदा हो। लेकिन ठीक है, भारतीय भी अब धीरे धीरे समझने लगे थे। और ये भी जो अब आगे देखिएगा कि जो भारत परिषद अधिनियम बनेगा, विधि बनाने का काम होगा, ठीक है, उसमें भी भारतीय क्या करेंगे, अब धीरे धीरे अपना हक मांगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे उसमें इंटर करने का प्रयास करेंगे। तो भारतीयों को भी वो पूरा तो नहीं दे देते हैं अधिकार, धीरे धीरे ही कुछ अधिकार देते हैं ताकि भारतीय नाराज ना हो। ठीक है, 1857 की क्रांति भी ये देख चुके होते हैं, तो इनके दिमाग में ये बात होती है कि इनको पूरी तरह से नाराज नहीं करना है। देखिएगा कि 1885 में आपको कांग्रेस की भी स्थापना हो गई होती है। तो एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस धीरे धीरे उभरेगी वहाँ से। तो यहाँ पर देखिएगा कि भारतीय जो लोग होते हैं ये विधान परिषद में ये चाहेंगे कि जहाँ विधि नियम कानून बन रहा है उसमें एंट्री लें, भारतीयों की भी भागीदारी बढ़े। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। तो ये एक ही साथ मतलब अचानक से तो नहीं दे देंगे उनको एंट्री, लेकिन धीरे धीरे करके देखिएगा कि भारतीयों का रोल बढ़ेगा। और आगे जाकर 1947 में आपको पता है कि ब्रिटेन को जाना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए तो भारत परिषद अधिनियम 1861 की बात कर ली जाए तो यहाँ पर देखिएगा मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव रखी जाएगी, विधानसभा की नींव रखी जाएगी। ठीक है, विधानसभा की नींव रखी जाएगी, जैसे यहाँ अभी सांसद है। किस अधिनियम के द्वारा? 1861 के द्वारा। और यहाँ पर इस एक्ट के द्वारा देखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा जो वायसराय होता है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी जाती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा एक इम्पॉर्टेंट बात है, पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की जाती है इस अधिनियम के द्वारा। मतलब अब तो ये प्रशासन कर रहे हैं ना, पूरा प्रशासन देख रहे हैं, तो अब जितने भी विभाग हैं, जो भी महत्वपूर्ण विभाग है, इनके लिए अलग अलग मंत्री होंगे। ठीक है, अलग अलग अधिकारी होंगे। तो अलग अलग इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है कि जो भी प्रमुख कार्य हैं इनके लिए अलग अलग विभाग बना दिया जाए। ठीक, इसको पोर्टफोलियो सिस्टम बोला जाता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत यहाँ से कर दी जाती है, समविभागीय प्रणाली की शुरुआत कर दी जाती है। ठीक, तो ये बात आप समझ पाए होंगे। उसके बाद देखिएगा कि हाँ, यहाँ पर देखिए जो मैं बोल रहा था, कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय जो प्रतिनिधि हैं इनको शामिल करने की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, तो इसी के अंतर्गत देखिएगा कि लॉर्ड कैनिंग जो होता है, यहाँ पर देखिए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधान परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत किया जाता है। 1862 में मनोनीत किया जाता है, बनारस के राजा को, पटियाला के महाराजा को और सर दिनकर राव को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 3 लोगों को यहाँ पर मनोनीत किया गया है विधान परिषद में, जहाँ पर विधान परिषद अर्थात जहाँ पर विधि का निर्माण हो रहा है, विधान का निर्माण हो रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आगे जाकर भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आएगा। काफ़ी लंबा समय हो गया है। 1861 के बाद देखिए लगभग 30 साल बाद, 31 साल बाद 1892 1892 यहाँ पर देखिएगा कि इस अधिनियम के द्वारा निर्वाचन पद्धति का आरंभ तो हो गया होता है। सीमित चुनाव प्रावधान यहाँ पर दिखेगा आपको, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। हालांकि निर्वाचन पद्धति देखने को मिलती है, लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा। और केंद्रीय विधान परिषद जो है ना, अब देखिएगा कि भारतीयों को पहले यहाँ पर मनोनीत किया गया था, उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो भारतीय हैं, भारतीयों को केंद्रीय विधान परिषद में जो वार्षिक बजट होता था, बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा।
बहस कर सकते थे और प्रश्न भी पूछ सकते थे। बजट पर बहस करने का अधिकार दे दिया जाता है, प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाता है, लेकिन मतदान का अधिकार नहीं दिया जाता है, मत नहीं दे सकते थे, और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार अभी नहीं दिया गया है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा 1909 में भारत शासन अधिनियम जब आएगा, 1905 की बात करें, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन, ठीक है, 1905 में बंगाल विभाजन, 1906 में ये मुस्लिम लीग की स्थापना हो चुकी होती है। ठीक है, असल में होता क्या है कि भारतीयों को 1905 में जब बंगाल विभाजन हो गया होता है, उसके बाद स्वदेशी आंदोलन होता है, इनको भी लग जाता है, अंग्रेज़ों को लग जाता है कि भाई भारतीयों को तोड़ना ज़रूरी है, भारतीयों को जो तोड़ने के लिए अब सबसे बेहतर जो तरीका है वो है इनमें फूट डालो। तो फूट डालने के लिए बंगाल विभाजन करते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना भी हो जाती है। उसके बाद देखिएगा उनका मन नहीं भरेगा तो यहाँ पर देखिएगा कि अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना करेंगे। ये यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया जाता है इस एक्ट के द्वारा, और मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की स्थापना करते हैं। ठीक है, जहाँ पर केवल मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकते थे और उनको केवल मुस्लिम ही वोट दे सकते थे। ठीक, तो देखिए भारत शासन अधिनियम 1909 की बात कर ली जाए, इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं। मिंटो जो कि उस समय यहाँ का वायसराय होता है, और मार्ले की बात कर ली जाए तो ये उस समय भारत सचिव होता है। ठीक है, तो हाँ, अब यहाँ पर देखिएगा कि भारतीयों को विधि निर्माण में, मतलब विधान परिषद में तथा प्रशासन में, विधि निर्माण में तथा जो प्रशासन है, कार्यपालिका है, दोनों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है इस एक्ट के द्वारा। और वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है, मतलब यहाँ पर प्रशासन की बात कर ली जाए, कार्यकारिणी परिषद की बात कर ली जाए, विधान परिषद नहीं, कार्यकारिणी जो परिषद है, इसमें जो पहले भारतीय शामिल होते हैं वो कौन होते हैं? एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती है। ठीक है, उसके बाद हाँ ये देखिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा। मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की जाती है। यहाँ पर देखिएगा कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया होता है, यहाँ पर भी बजट पर बहस करने का अधिकार होता है इस एक्ट के द्वारा। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, लेकिन अभी भी वोट का अधिकार नहीं दिया गया है इनको। ठीक है, वोट करने का अधिकार। उसके बाद देखिएगा कि 1919 में भारत शासन अधिनियम 1919 आएगा। उसमें होगा ये कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो उस समय देखिएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो होता है वो वायसराय होता है, और मॉन्टेग्यू की बात कर ली जाती है, उस समय भारत सचिव होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की बात आएगी, डायरेक्ट इलेक्शन की बात आएगी। प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की जाती है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा, और केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाती है 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रख लीजिएगा। जैसे आज केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था है, देखिएगा एक तो लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा निचली सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। वैसे ही उस समय भी भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था लाई जाती है। एक तो होता है केंद्रीय विधानसभा जो कि निचली सभा होती है, और एक होता है राज्य परिषद। ठीक है, और उसके बाद ये ध्यान रख लीजिएगा कि प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रांतों में, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई है। ठीक है, द्वैध शासन कहने का मतलब दो तरह का शासन। ठीक है, दो विषय बना दिया गया है, एक तो आरक्षित विषय, एक हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय वो थे जिसमें जो मुख्य विभाग आते थे, मतलब जो प्रमुख विभाग थे उनको अपने अंडर में लिया गवर्नर और गवर्नर जनरल की काउंसिल ने। जैसे सेना की बात कर लीजिए, पुलिस की बात कर लीजिए, राजस्व की बात कर लीजिए, जो भी मुख्य विषय थे जिससे भारत पर कंट्रोल बनाया जा सके, भारत पर शासन किया जा सके, और इनका जो मुख्य पर्पस था लूटना, वो लूट सकें। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो जो आरक्षित विषय थे वो गवर्नर जनरल और गवर्नर की काउंसिल के पास थे, और बाकी जो हस्तांतरित विषय थे जिनसे कोई विशेष मतलब नहीं था अंग्रेज़ों को, जैसे शिक्षा है, भारतीयों की शिक्षा है, सिंचाई है, ठीक है, जो बहुत महत्वपूर्ण विषय नहीं थे, इनको दे दिया गया भारतीयों को। ठीक है, हस्तांतरित विषय की बात कर ली जाए। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो आरक्षित विषय थे, आरक्षित विषय जो गवर्नर और गवर्नर की काउंसिल के हाथ में थे,
ये जो परिषद थी, परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थे, विधान परिषद के प्रति, लेकिन जो हस्तांतरित विषय थे, हस्तांतरित विषय वाले, ये विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी होते थे, रिस्पॉन्सिबल होते थे। ठीक है, तो ये भी एक बात थी। हाँ, तो ये केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत होती है। 2 सदन है, उच्च सदन, निम्न सदन, और यह है द्वैध शासन। कन्फ्यूज नहीं होइएगा, ये 2 तरह का शासन हो गया, 2 तरह का शासन, 2 तरह का शासन। ठीक है, 2 विषय बना दिया गया है, एक आरक्षित, एक हस्तांतरित, और यह है द्विसदनीय व्यवस्था। उच्च सदन, निम्न सदन, उच्च सदन, निम्न सदन, कन्फ्यूज नहीं होइएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, हाँ, इसी एक्ट के द्वारा देखिएगा कि पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया जाएगा, तो ये ध्यान रख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी एक्ट के द्वारा दिया जाता है। हालांकि सीमित अधिकार ही दिया जाता है, वोट देने का सीमित अधिकार जो लागू होता है 1921 से। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हैं, ये एक फैक्ट है, ये ध्यान रख लीजिएगा। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1919 एक्ट के द्वारा लागू होता है 1921 में। ठीक है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का देखिएगा, पहले तो मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, अब क्या करेंगे ये, और तोड़ने का प्रयास करेंगे, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार ये करेंगे। और जो सिख होते हैं, ईसाई और जो आंग्ल भारतीय थे, इनके लिए अलग निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की जाती है इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, और उसके बाद इस एक्ट के द्वारा देखिएगा कि पहले तो क्या होता है कि 1853 से लेकर 1922 के पहले तक जो सिविल सेवा की परीक्षाएं हो रही थी, इंग्लैंड में हो रही थी, ब्रिटेन में हो रही थी, लेकिन 1922 से ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा भारत में भी हो सकती थी। इस एक्ट के द्वारा ये कर दिया गया। ठीक है, 1922 से ICS की परीक्षा भारत में। और देखिएगा कि 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना होती है। तो ये बात आप ध्यान रख लीजिएगा, 1926 में संघ लोक सेवा आयोग की भी स्थापना होती है। और उसके बाद बात की जाए तो देखिए, भारत सचिव तो आपने देख ही लिया है। इंग्लैंड में एक उच्च आयुक्त के पद का सृजन किया जाता है। भारत का जो उच्च आयुक्त होता है, इसके पद का सृजन किया जाता है इंग्लैंड में। ठीक है, और इनका जो वेतन होगा वो कहाँ से दिया जाएगा, भारत के राजस्व से, और भारत सचिव का जो पैसा होगा वो ब्रिटिश फंड से। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि केंद्रीय बजट जो होता है ना, इसको राज्य बजट से अलग कर दिया जाता है 1919 एक्ट के द्वारा। उसके बाद आ जाते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर लीजिए तो इसके द्वारा देखिएगा कि सबसे पहले संघात्मक सरकार की स्थापना की बात की जाएगी, अखिल भारतीय संघ की बात की जाएगी भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। और प्रांतों में देखिएगा, यहाँ पर जो द्वैध शासन लागू किया गया था, इसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा और केंद्र में शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, केंद्र में शुरू कर दिया जाएगा। हाँ, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन जो प्रांत होते हैं उनको स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है कि वो भी कुछ फैसले ले सकते हैं, अपने स्तर पर फैसले ले सकते हैं। प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी जाती है। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना इसी एक्ट के द्वारा की जाती है 1 अप्रैल 1935 को, और संघीय न्यायालय की स्थापना की जाती है 1 अक्टूबर 1937 को इसी एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट के तहत। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लीजिएगा। भारत परिषद जो होता है इसको समाप्त कर दिया जाता है, बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया जाता है, और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार थोड़ा और कर दिया जाएगा। अब इसमें दलितों को शामिल कर दिया जाएगा, महिलाओं और श्रमिकों को, इनके लिए अलग निर्वाचक मंडल। ठीक है, इस एक्ट के बारे में एक स्टेटमेंट है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ध्यान रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ये सारी बातें हैं। उसके बाद देखिएगा 1935 के बाद बहुत सारे मिशन आते हैं जिसमें संविधान सभा के निर्माण की भी बात की जाती है, लेकिन वो असफल रहते हैं। अल्टीमेटली कैबिनेट मिशन जो आता है, वहाँ से संविधान सभा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। संविधान सभा का निर्माण यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इनकी भी हम बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है, जैसे क्रिप्स मिशन है, वेवेल योजना है, तो इनकी बात आप हिस्ट्री में देख चुके हैं या फिर देखेंगे। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं लास्ट में भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसके द्वारा देखिएगा कि भारत का विभाजन हो जाएगा और भारत सचिव जो होता है, भारत का जो सचिव, इसका पद समाप्त कर दिया जाएगा। वायसराय का जो पद होता है इसको भी समाप्त कर दिया जाता है। फिर गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल जो होगा वो ये होगा, माउंटबेटन होगा, और फिर गवर्नर जनरल के पद को भी समाप्त कर दिया जाता है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करने वाले हैं संविधान सभा, हम जो संविधान सभा के निर्माण की जो प्रक्रिया है इनकी बात करेंगे, और यहाँ से हमारी पॉलिटी की मुख्य बातें यहाँ से शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। चलिए, बाकी बातें हम आगे करेंगे।
इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।